हेलो, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही बेहतरीन हम आपके जो फेमिनिज्म की हमारी क्लास चल रही थी ना, इन लास्ट क्लास एक्चुअली बीच में एक दो दिन का गैप हो गया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली आई वाज बिजी समवेयर विल्स एंड ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस हैं दैट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ ड्यू टू सम कमिटी गाइडलाइंस। मे बी कुछ भी हो सकता है, बट अभी नहीं अवेलेबल है, बट आई एम हियर एंड आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो फॉर यू। आपके लिए वीडियो लाया हूँ आज, जिसमें हम फेमिनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास 2 हमारी होगी फेमिनिज्म पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। आज हम लोग फेमिनिज्म के वेव्स के बारे में बात करेंगे, जो चार वेव्स इसकी चली हैं। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड शो कॉल्ड द फोर्थ वेव्स ना। दो चारों वेव्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कैनन्स। क्या बोलते हैं? कैनन्स बोलते हैं, कैनन्स ऑफ फेमिनिस्ट थॉट। तो फेमिनिस्ट थॉट के हम कैनन्स को देखेंगे, क्या क्या अभी तक यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है ना। तो कैनन्स ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, जिसको हम वेव्स बोलते हैं। तो चार वेव्स अभी तक हमारी जो मानी जाती हैं। फोर्थ जो है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव प्रोमिनेंट है। फोर्थ वेव भी हमारा इसकी भी विभिन्न मानी जाती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हम पढ़ेंगे और फोर्थ वेव पर भी हम थोड़ा सा लाइट डालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट वेव चला था फेमिनिज्म का, उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वेव की हम बात करें तो लेट जो है 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में इसका इमर्जेंस देखने को मिलता है। मतलब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म अगर आपसे कोई पूछता है कि कब से फेल्ट किया गया, तो यू कैन से द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज फेल्ट इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था एक्चुअली क्या? ये इट इमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू द ग्लेयरिंग लीगल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय वुमेन। वास्तव में क्या था उस समय? अगर हम देखें, अगर विक्टोरियन एरा में भी हम देखें, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, विक्टोरियन एज की अगर हम बात करें, या हम यहाँ पर विक्टोरियन अगर एज की बात करेंगे तो केवल इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे होंगे। हम ओवरऑल अगर बात करें तो 1850 या 750s के बाद का अगर हम बात करें, तो वीमेंस के राइट की काफी सारी बातें हो रही थी, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लीगल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज वीमेन में बहुत ज़्यादा थी। अब भी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी बहुत राइट्स की बात हो रही थी, लेकिन लीगल और पॉलिटिकल जो है एस्पेक्ट जो था, वहां पर अब भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। तो ये क्या था? रूटेड इन एनलाइटनमेंट आइडियल्स ऑफ रेशनैलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, दिस वेव प्राइमरली फोकस्ड ऑन वीमेन्स सफरेज, एक्सेस टू एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। एक्चुअली इसके रूट्स देखें तो जो इनलाइटनमेंट चला था ना, स्पेशली इन अमेरिका की बात करें, तो वहां पे चला था, तो वहां से इसके रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। इनलाइटनमेंट की जो रेशनैलिटी थी, आइडियल्स थे, लिबर्टी और जस्टिस के आइडियल्स जो थे, वहां से हमें ये देखने को मिलता है। ये वेव प्राइमरली ये फोकस्ड किस पर था? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आया ना, तो ये बहुत सारी चीजें आगे चल के आपको मिलेंगी। तो शुरुआत में इसका जो फोकस था, ये केवल वीमेन सफरेज की बात करते थे ना भाई, कि बहुत उनको सताइए नहीं, उनको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए। एक्सेस टू एजुकेशन, और वीमेन की एजुकेशन के बारे में बात करते थे, एंड प्रॉपर्टी राइट्स। तीन चीजों पर ज्यादा फोकस था। आगे चल के हालांकि इसका डायमेंशन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन शुरुआत में ये थ्री डायमेंशनल था, कह सकते हैं। वुमेन सफरेज की हम बात करते हैं, और किसकी बात करते थे? प्रॉपर्टी राइट्स के लिए यहाँ पर मांग उठी है, और एजुकेशन, कि वुमेन को एजुकेट करिए, उनके भी प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट वेव में अगर मेन चीज अगर हम देखें, तो ये तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें किन किन लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो जो सबसे पहला नाम आता है, वो आता है हमारा मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट। बहुत वॉलस्टनक्रॉफ्ट जो है, मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, फाउंडेशनल टेक्स्ट कही जाती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, 1792। यहां से हमें इसका देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहां हमें कहीं ना कहीं सबसे पहले जो फेमिनिज्म का राइज देखते हैं ना, जो अवेक कह सकते हैं एक प्रकार से, फेमिनिज्म का सेंस जो आया, वो यहां से हमें देखते हुए मिलता है। जहां इस बुक में इन्होंने विंडिकेशन में क्या बात करी है, सी टॉक्ड अबाउट इक्वल एजुकेशन फॉर वेमेन। ये विमेन के इक्वल एजुकेशन की पहली बार कोई बात करते हुए आता है, मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट, asserting that women are not naturally inferior। इस बुक में इन्होंने कहा कि विमेन नेचुरली इंफीरियर नहीं होती मेन से, बट अपीयर सो ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन वो सिर्फ दिखती हैं कमजोर ना, नेचुरली दे आर नॉट इंफीरियर। वो मेन से नेचुरली इंफीरियर नहीं होती, बट उनको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो क्या है, वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए वो ऐसा दिखती हैं, बट दे आर नॉट।
एंड इन यूएस देखते हैं, यूएस में तो एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, नाम याद कर लीजिएगा, एंड सुजान बी एंथनी, ये नाम याद कर लीजिएगा। इन लोगों ने एक स्नेकन फॉल्स कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। स्नेका फॉल्स कन्वेंशन बहुत ही फेमस है, याद कर लेना भैया। 1848 में स्नेका फॉल्स कन्वेंशन बनाया। यहां पर हुआ क्या, एंड ऑथर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स नाम की एक रचना ऑथर करी, डिमांडिंग वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, जहां पर पहली बार वुमेन की वोटिंग राइट्स के बारे में बात करी गई, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, वुमेन की वोटिंग राइट्स पर पहली बार कहाँ पे ये जो है मैटर उठा था, तो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में ये पहली बार मुद्दा उठा था, जिसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, कैडी स्टैंटन और सुजन बी एंथनी ने। यहाँ पर पहली बार वुमेन राइट्स के क्रम में हमने पहली बार देखा कि विमेन को वोटिंग राइट्स, इसके पहले वोटिंग राइट्स नहीं था विमेन को, इसकी मांग यहाँ पर की गई, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ये वेब जो था, इसमें हम जो फीमेल थी इनको काफी जो है पॉलिटिकल विक्ट्रीज मिली हैं। जैसे देखें तो 19th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 1920 में 19वां जो है संशोधन हुआ, जिसमें वीमेन को फॉर द फर्स्ट टाइम इनको राइट टू वोट मिला। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार एक पॉलिटिकल इतना बड़ा चेंज आया कि वीमेन राइट 1920s के 19th अमेंडमेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 19th अमेंडमेंट में वीमेन को ये राइट दिया गया कि दे कैन आल्सो वोट, ठीक है। सिमिलर गेम्स ऑकर्ड इन द यूके, इसी प्रकार से यूके, न्यूजीलैंड एंड इंडिया में भी धीरे धीरे क्या हुआ, इनको वोटिंग राइट्स दिए गए। हाउएवर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेंटरिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वाइट मिडिल एंड अपर क्लास women while neglecting women of color and working class women। अब चूंकि इस पे आरोप भी लगते हैं और आरोप कुछ हद तक कर सकते हैं, सही भी हैं। आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सिर्फ वाइट, मतलब जो गोरे हैं उनकी बात करते हैं, वाइट विमेन जो है उनकी बात करते हैं, और अपर क्लास की महिलाओं के बारे में और मिडिल क्लास की बात करते हैं। कोई लोअर क्लास और वर्किंग क्लास महिलाओं के बारे में बात नहीं करता है। ये ज्यादातर सेंटर्ड कहाँ था, अपर क्लास की महिलाओं पर सेंटर्ड था, तो इनके ऊपर ये चार्ज लगता है। हालांकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारा जो है चेंजेस आए हैं, लेकिन फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है वहीं तक सेंटर्ड था, अपर मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास तक ही ये सेंटर्ड था, उसके बाद नहीं। इसके की थिंकर्स, लेकिन अगर आपसे पूछता है फर्स्ट वेव में किसको आप कहेंगे, तो ये मैरी ओलन वॉल्स्टनक्रॉफ्ट, इनके तो नाम आएगा ही। उसके बाद एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, और उसके बाद हमने जो बात करी थी सोजोर्नर ट्रुथ एंड आई अ वुमन, 1851 में इनकी एक बुक आई थी। तो तीन बुक आप याद रखिएगा, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की है। डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, अभी जो हमने आपको बताया था, सेनेका फॉल्स जो है, और उसके बाद सोजोर्नर ट्रुथ इनकी है, एंड आई अ वुमन 1851, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये तो रहा फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। अब हमारा सेकंड वेव शुरू होता है। सेकंड वेव हमारा कहाँ जाता है, सेकंड वेव हमारा चलता है 1960s से 80 तक, 1960s से 80 तक का पीरियड जो है वो सेकंड वेव कहलाता है, ठीक है, 1960s से 80 तक। सेकंड वेव फेमिनिज्म में क्या था, अब इनकी कुछ अलग मांगे थी ना, अब धीरे धीरे भाई लोग पढ़ने लिखने लगे, एजुकेट होने लगे, धीरे धीरे इनकी जो है एक्सपेंशन कह सकते हैं, जो फेमिनिज्म का एक एस्पेक्ट था वो धीरे धीरे वाइडेंट होता चला गया। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सेकंड वेव फेमिनिज्म एक्सपैंडेड द फेमिनिस्ट एजेंडा बियॉन्ड लीगल राइट्स टू इंक्लूड, अच्छा अभी लीगल और पॉलिटिकल राइट्स की मांग हो रही थी ना, खास करके वोटिंग राइट्स के लिए। तो अब उसके अलावा इन लोगों ने सोशल राइट्स की मांग करी, कल्चरल राइट्स की, एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, इन सबको भी ऐड कर दिया। इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इन्होंने कहा कि जो मेल फीमेल को सोसाइटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, जो डिस्टिंक्शन किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसकी मांग इन्होंने करी कि सोशली जो है, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली जो है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। इसकी भी मांग उठी कहां पर, सेकंड वेव फेमिनिज्म में। ध्यान रखेंगे, इन द सेकंड वेव फेमिनिज्म में। इसका स्लोगन बड़ा फेमस था, स्लोगन कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल,
द पर्सनल इज पॉलिटिकल, बहुत ही फेमस स्लोगन है, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड वेव का है, कहाँ का है, अगर आपसे कोई पूछता है सेकंड वेव फेमिनिज्म का है। द पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसमें था क्या, एक्चुअली दे आर्टिकुलेटेड ना हाउ प्राइवेट इश्यूज लाइक डोमेस्टिक लेबर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन आर सेव्ड बाय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसमें इन्होंने लोगों ने बताया कि पॉलिटिकल जो है, पर्सनल पॉलिटिकल क्यों है, क्योंकि हमारा जो पर्सनल है, पर्सनल जैसे हमारा डोमेस्टिक लेबर है, हमारी सेक्सुअलिटी है, हमारा रिप्रोडक्शन है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको सेव कौन करता है, पॉलिटिकल। इसको कौन सेव करता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेव करता है ना। तो अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर्सनल को सेव करता है तो इसका मतलब पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो यही इसका स्लोगन था, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें तो साइमन डिबुआ, ये बहुत ही फेमस जो है हमारी थियरिस्ट हैं साइमन डिबुआ, जिनकी द सेकंड सेक्स ये बुक आती है 1949 में। ये एक सेंसेशन लेके आती है। इट इज नो इट्स प्रोवाइडेड अ फिलोसफिकल फाउंडेशन बाय असर्टिंग, इसमें इन्होंने कहा था क्या, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स व वुमन। कहते हैं कि कोई जन्म से पैदा नहीं होता बल्कि औरत उसको बनाया जाता है ना। यही थ्योरी आगे चल के आप देखेंगे तो जो हमने आपको जेंडर एंड सेक्स वाला बताया है, यहां से उसकी शुरुआत बनती है कि मतलब जेंडर का हमारा कंस्ट्रक्शन होता है ना, विमेन जो जेंडर है उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये इनेट नहीं होता, बचपन से नहीं होता है। इंडिकेटिंग दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, इस बात पर जोर दे रही है कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। उसके बाद हमारी बेटी फ्रीडम्स की बहुत ही फेमस बुक है, ध्यान रखिएगा, द फेमिनिन मिस्टिक, बहुत ही फेमस है ना। बेटी फ्रीडम्स की द फेमिनिन मिस्टिक 1963 में आई। इसने क्या किया, इट क्रिटिक द डिसकंटेंट ऑफ सब अर्बन हाउस वाइफ्स इन द यूएस। यूएस में जो सब अर्बन हाउस वाइफ्स थी उनके डिसकंटेंट को जो है कहीं ना कहीं इसने क्रिटिक किया है, कॉलिंग इट द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। कहते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये भी काफी फेमस सेकंड वेव में आया था। उसके बाद अगला हमारे अगली जो राइटर हैं वो हैं जर्मेन ग्रियर। इनकी रचना है द फीमेल यूनक 1970 में। इसमें इन्होंने क्या आर्गू किया है, वुमेन वर कल्चरली इमैस्कुलेटेड बाय पैट्रियार्कल नॉर्म्स। कहते हैं वुमेन को कल्चरली जो है ना वो कमजोर किया गया है, इमैस्कुलेट किया गया है, उनको दबाया गया, किसके, फीमेल यूनिक में, मतलब उनको एक प्रकार से नपुंसक कह सकते हैं बनाया गया है। कैसे के द्वारा, पैट्रियार्कल नॉर्म्स के द्वारा, मतलब जो पितृसत्तात्मक जो रूल्स हैं ना उन्होंने उनको क्या बना दिया है, बिल्कुल नपुंसक बना दिया है कह सकते हैं। इस वेब में क्या क्या मांग हुई ये देना। तो अभी तो आपने देखा कि लीगल राइट्स की हम लोग मांग कर रहे थे, पॉलिटिकल राइट्स की ना, वोटिंग राइट्स हमें मिला है। अब इसमें क्या मांग हुई है, इसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स की मांग हुई ना। रिप्रोडक्टिव राइट्स मतलब संतान पैदा करना और ये सब करने की राइट्स। इक्वल पे का राइट्स, ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में आता है कि इक्वल पे का राइट्स किसमें मांगा गया था, मतलब आप जो नौकरी कर रहे हैं, महिलाएं जो नौकरी कर रही हैं, हम जो कर रहे हैं, दोनों को बराबर मिलना चाहिए, ये इक्वल पे। एक्सेस टू हायर एजुकेशन, इन्होंने कहा कि हमको उच्च शिक्षा भी चाहिए, केवल प्राइमरी हाई स्कूल तक की शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा भी चाहिए। एंड लीगल रिफॉर्म्स, और कुछ लीगल कानूनी सुधार भी चाहिए, जैसे मैरिटल रेप के ऊपर सुधार चाहिए कि मतलब हस्बैंड अगर जबरदस्ती करता है तो मैरिटल रेप जैसा जो, और डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इनमें कुछ संशोधन करने की जो है आवश्यकता है। इसकी मांग उठी कब, सेकंड वेव में, 1960 से 80s वाला जो पीरियड था ना, इसमें इसकी मांग उठी। इट ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वीमेन शेल्टर्स, और इसी की वजह से वीमेन शेल्टर बनने लगे भाई, महिलाओं को शरण दी जाने लगी। और कॉन्शसनेस रेजिंग ग्रुप्स, बहुत सारे एनजीओज बन गए जो महिलाओं को जागरूक करते थे। एंड फेमिनिस्ट एकेडमिक डिसिप्लिन्स, और बहुत सारे फेमिनिस्ट जो है एकेडमी बन गई जहां पर महिलाओं के लिए बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया। इनमें की थिंकर्स कौन कौन से थे, तो हमने आपको ये एग्जांपल तो बता ही दिया। साइमन डिबुआ की भाई द सेकंड सेक्स, ये तो फाउंडेशनल बुक ही है इसकी। और बेटी फ्रीडन की हमने द फेमिनिन मिस्टिक बताया 1963। जर्मेन ग्रियर की द फीमेल यूनक 1970। और उसके बाद सॉलमिथ फायरस्टोन है, इनकी है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 में। ये सेकंड वेव के क्या हैं, फेमस राइटर हैं, और इनका क्या है,
कुछ बुक्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के हैं ये लोग, ठीक, गॉट इट। चलो यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारा थर्ड वेव आता है। देखिए इसमें बहुत कुछ है बेटा, ऐसा नहीं बहुत कुछ है, हम आपको बहुत शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं कि आपके एग्जाम्स में जितना आपको करना है सिर्फ उतना बता रहे हैं। जिस दिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे ना, क्यों तब इसमें मान के चलिए पूरा फेमिनिज्म पे कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे ना, 1 से 1.5 महीने। चलिए थर्ड वेव फेमिनिज्म 1990 से 2000 तक का जो पीरियड है, लगभग 2010 तक का कह सकते हैं जो पीरियड है, ये माना जाता है हमारा जो है थर्ड वेव फेमिनिज्म। थर्ड वेव में क्या था? अब थर्ड वेव जो है ये जो सेकंड वेव की कुछ लिमिटेशंस थी ना, उसके अगेंस्ट में आया था। थर्ड वेव फेमिनिज्म इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द परसीव्ड लिमिटेशंस ऑफ द सेकंड वेव। सेकंड वेव में माना गया कि इसकी कुछ लिमिटेशन है, उसी के अगेंस्ट में थर्ड वेव आया। इसने क्या मांग करी? इसने इट एम्फेसाइज डाइवर्सिटी, इंडिविजुअलिज्म एंड इंटरसेक्शनैलिटी। इसने कहा डाइवर्सिटी को, इंडिविजुअल सबका इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, इंटरसेक्शनैलिटी क्वेश्चनिंग एसेंशियलिस्ट डिफिनीशंस ऑफ वुमेनहुड, और वुमेनहुड है क्या, इसका क्या अस्तित्व है, इस पर भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, वास्तव में वुमेनहुड है क्या, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इंटरसेक्शनैलिटी अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था, अगर आपको मिला होगा तो। इट रिक्लेम्ड एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिटी एंड एम्ब्रेस्ड कंट्राडिक्शंस इन आइडेंटिटी, एक्टिविज्म एंड एस्थेटिक्स। इन लोगों ने जो फेमिनिज्म के बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको रिक्लेम करना शुरू कर दिया, और जो आइडेंटिटी, एक्टिविज्म और एस्थेटिज्म में जो भी कंट्राडिक्शंस थे ना, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है भाई, बहुत ही फेमस नाम है, जूडिथ बटलर। इनकी एक बुक है जेंडर ट्रबल, पीछे भी आपको मैंने बताया था जेंडर ट्रबल ना, बहुत फेमस इनकी बुक है जेंडर ट्रबल। तो जेंडर ट्रबल 1990 में आई थी। इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जेंडर परफॉर्मेटिविटी का, ध्यान रखिएगा कि मतलब जेंडर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है, जेंडर परफॉर्मेटिविटी का थियरी दिया। इसमें इन्होंने चैलेंज क्या किया? चैलेंजिंग बाइनरी नोशंस ऑफ जेंडर। जेंडर का जो बाइनरी नोशंस है ना, मेल फीमेल का, इसको जो है इन्होंने चैलेंज किया है। और उसके बाद दूसरे हमारे राइटर हैं बेल हुक्स, थ्रू वर्क्स लाइक फेमिनिस्ट थियरी। इनकी वर्क है फेमिनिस्ट थियरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर, बहुत ही फेमस है बेल हुक्स की ना। इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया? इन्होंने एम्फेसाइज किया रोल ऑफ रेस। रेस का क्या रोल होता है, क्लास का क्या रोल होता है, और सेक्सुअलिटी का क्या रोल होता है फेमिनिस्ट डेवलपमेंट में, इस पर स्टडी की इन्होंने। उसके बाद ये नाम तो जूडिथ बटलर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हालांकि दोनों का अपने अपनी इंपॉर्टेंस है। रेबेका वॉकर भाई बहुत ही फेमस है। इन्होंने एक टर्म क्वाइन किया जिसका नाम था थर्ड वेव, ध्यान रखिएगा थर्ड वेव टर्म ही इन्होंने क्वाइन किया है। किसने? रेबेका वॉकर ने। ये जो थर्ड वेव हम कह रहे हैं ना, ये रेबेका वॉकर ने ही क्वाइन किया है। ये क्या आर्ग्यू करती हैं कि फॉर अ फेमिनिज्म दैट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस, मतलब फेमिनिस्ट लोगों ने जो लिव किया है उस एक्सपीरियंसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं, उसको ये दिखाती हैं। किसमें? ये दिखाती हैं, इनकी रचना है जहां पर ये थर्ड वेव नाम का टर्म हमें देती हैं। और ये अब थोड़ा सा बियॉन्ड जा करके बात करना शुरू कर देते हैं। कहां पर? अब ये केवल वहीं तक नहीं इशू है, अब ये LGBTQ वाले इशू में भी चला गया है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सेक्सुअलिटी है ना, उस पर आगे बढ़ करके इसमें LGBTQ और प्लस जो है यहां तक बात करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। एंड सॉट टू डिसमेंटल नॉट जस्ट पैट्रियार्की, और इन लोगों ने कहा कि पैट्रियार्की को ही उखाड़ फेंकने की जरूरत नहीं है, बट ऑल सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, जो भी सिस्टम ऑपरेस करता है, किसी का शोषण करता है, उस सब को डिसमेंटल करने की जरूरत है, उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इट ऑल्सो इंटरसेक्टेड विथ पॉप कल्चर, ब्लॉगिंग, जाइंस एंड फेमिनिस्ट आर्ट। इसने बहुत सारे चीजों में अपना इंटरसेक्शन किया है, जैसे पॉप कल्चर को, ब्लॉगिंग को, और जाइंस और फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट आर्ट, इन सब में काफी पार्ट में इसको बांटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा LGBTQ+ हमारा वो थर्ड वेव फेमिनिज्म में आया है, थर्ड वेव में आया है, ठीक है। इसमें थिंकर्स की बात करें तो नाम लगभग सब ऊपर आपको मिल ही गया। जूडिथ बटलर की जो है जेंडर ट्रबल है बुक, ये काफी फेमस है। बेल हुक्स की अगर हम बात करें तो बेल हुक्स की हमारी फेमिनिस्ट थियरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर 1984 है।
उसके बाद रेबेका वॉकर की बिकमिंग द थर्ड वेव, ये बहुत फेमस है, जहां पर थर्ड वेव इन्होंने टर्म ही कॉइन किया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद किम्बल क्रेंसा की है मैपिंग द मार्जिन्स 1991। तो ये 4 राइटर आप इसमें भी याद रखेंगे, 3-4 राइटर सब में आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाइए फोर्थ वेव फेमिनिज्म 2010 से लेकर के प्रेजेंट तक हम देखते हैं। अभी तक जो चल रहा है वो फोर्थ वेव फेमिनिज्म है। इसमें क्या है, फोर्थ वेव फेमिनिज्म अगर हम देखें तो इट इज डिफाइंड बाय इट्स यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जब हम देखते हैं 2010-12 के आसपास ना, 12 के आसपास इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ा है, ग्रो किया है ना, इंटरनेट और सोशल मीडिया। इंटरनेट सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ, बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ, इतना तेजी से कि लोगों के अंदर आप देखिए तो लगभग आप 10 साल में 15 साल में आते आते लगभग सबके हाथ में सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना। तो विमेन जो थी, फेमिनिज्म जो था वहां भी एक्सपैंड हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने केवल किताबों और आर्टिकल तक अपने आप को सीमित रखा, वहां पर भी अपने के ले गए। तो इट्स यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट एंड एडवोकेट। अब इन लोगों ने क्या किया, जो फोर्थ वेव फेमिनिज्म था ना, इसने क्या किया, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अब अपनी बातों को क्या करने लगा, ऑर्गेनाइज करने लगे, कम्युनिकेट करने लगे और उसका एडवोकेट भी करने लगे, मतलब उसके खिलाफ आवाज भी उठाने लगे, उसकी पैरवी भी करने लगे। किसके थ्रू, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। इट इज डीपली इंटरसेक्शनल एंड फोकसेज ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज। ये बिल्कुल इंटरसेक्शनल है, इतना ज्यादा कि भाई मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह है, तो हर प्रकार के सेक्शन को कवर करता है। इंटरसेक्शनलिटी है इसके अंदर सबसे ज्यादा, और ये कंटेम्प्रेरी इशूज को उठाता है, जैसे सच एज सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी बातों को उठाता है, रेप कल्चर, ट्रांस राइट मतलब ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं, मेंटल हेल्थ को उठाता है, बॉडी पॉजिटिविटी को उठाता है ना, जो फीमेल बॉडी स्पेशली हम बात करें उसके बारे में भी ये बात करता है। कहता है कि ऐसा नहीं भैया जो है केवल आप वोटिंग राइट्स दे देंगे और ये सब दे देंगे उसी से काम चल जाने वाला है, बल्कि इसकी भी हमें जरूरत है, इसके खिलाफ भी हमें आवाज उठाने की जरूरत है। सेक्सुअल हरासमेंट, रेप कल्चर, ये सब इसी में ऐड हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर अभी आपके इंडिया में भी देखिए मूवमेंट्स लाइक मी टू ना, मी टू मूवमेंट आया था। मी टू मूवमेंट आप सब लोग जानते होंगे, जिसको किसने किया था, फाउंडेड बाय तराना बर्क एंड पॉपुलराइज्ड बाय एलिसा मिलानो। एलिसा मिलानो ने इसको पॉपुलराइज किया था, फाउंड किया था तराना बर्क ने ना। तो ये मी टू मूवमेंट चला था, इसने बहुत, आप देखिए हैशटैग मी टू, भाई इसने बहुत सोशल मीडिया में पूरा सेंसेशन फैला दिया था पूरा, बहुत सारे लोग आगे आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। ऐसे ही एक और मूवमेंट चला था टाइम्स अप, हैशटैग टाइम्स अप आप देखिएगा वो भी चला था। हैशटैग वाई आई स्टेड ये भी चला था मूवमेंट। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज स्ट्रक्चरल सेक्सिज्म एंड सेक्सुअल वायलेंस। ये सब जो हमारा स्ट्रक्चरल सेक्सिज्म है ना और सेक्सुअल वायलेंस जो होते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, ये सब की आवाज उठाने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे। हैशटैग मी टू, हैशटैग टाइम्स अप, हैशटैग वाई आई स्टेड, और ऐसे बहुत सारे हैं जो चले थे ना। चलिए फेमिनिस्ट थिंकर्स इसमें बहुत सारी आई, जैसे बहुत सारे भाई साहब ये जो हमारी यहाँ पे नाम दिया गया है चिमामांडा नगोजी, बहुत ही फेमस है। इनकी जो है अडीचे थ्रो टेक्स्ट लाइक, इनकी एक टेक्स्ट थी वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट, 2014 में आई थी, हम सबको फेमिनिस्ट होना चाहिए, इनकी बुक। इसमें इन्होंने बताया था क्या, इन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट जो होता है, इंक्लूसिव फेमिनिज्म दैट स्पीक्स टू अ ग्लोबल ऑडियंस। कह रहे हैं कि फेमिनिज्म जो होना चाहिए ना, अब ये इंक्लूसिव फेमिनिज्म होना चाहिए, ये ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे, मतलब ग्लोबली सबसे बात करना चाहिए, इसको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन तक सीमित नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ग्लोबल ना, इट शुड हैव ग्लोबल ऑडियंस। इसकी बात करती हैं कौन, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। कौन बात करता है ये, ध्यान रखिएगा, चिमामांडा नगोजी अडीची, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। दिस वेब इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंक्लूसिविटी, इंटरसेक्शनैलिटी एंड इमीडिएसी। ये तो बात ही है भाई, इसमें इतना ज्यादा इंक्लूसिविटी है, सबको ऐड कर लेता है ये। इंटरसेक्शनैलिटी मतलब कोई पार्ट तो बच ही नहीं पाएगा, सब आ जाएंगे इसमें। एंड इमीडिएसी, भाई तुरंत सबको क्या होता है, अप्रोच सबके पास पहुंच जाती है।
इट आल्सो क्रिटिक्स कैंसल कल्चर, ये कैंसल कल्चर को भी क्रिटिसाइज करता है। ऑनलाइन माइसोजाइनी जो आजकल है ना, मतलब महिलाओं के खिलाफ जो बहुत एक कह सकते हैं हेटेड ऑफ वीमेन जो हैं, उसको भी क्या करता है ये, उसकी भी आलोचना करता है। एंड इम्फसाइजेज इमोशनल लेबर, और इमोशनल लेबर को भी कहता है इसको भी जगह देनी चाहिए ना। इमोशनल लेबर भी है, जैसे मम्मी काम करती है ना, इमोशनल लेबर है, उनके लेबर की कोई कास्ट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको कोई तवज्जो नहीं देते, तो कहते हैं इमोशनल लेबर भी ऐड होना चाहिए, कंसेंट एजुकेशन भी होनी चाहिए, एंड जेंडर जस्टिस होना चाहिए। ये सब भी ये अब ऐड करने की बात करते हैं। ये अभी तक चल रहा है, अप टू डेट जो है ये हमारा 2010 से अगर हम देखें तो फोर्थ वेव अब तक जो है चल रहा है। इसमें की थिंकर की बात करें तो तराना बर्क हमने आपको बताया, ये जो मी टू मूवमेंट की फाउंडर थी, हैशटैग मी टू मूवमेंट, तराना बर्क हो गई। और उसके बाद किमामांदा नगोजी अडीची जो हैं, इनकी वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट, ये 2014 में आई थी, ये भी काफ़ी फेमस है, जहां पर ये ग्लोबलाइजेशन के सेंस में बात करती हैं कि ऑडियंस जो है वो ग्लोबलाइज ऑडियंस होनी चाहिए हमारी। और उसके बाद रोक्सान गे हैं, इनका बैड फेमिनिस्ट 2014 में आया था, ये भी एक फेमस बुक है। मोना इल्टा हैवी का बहुत ही फेमस रचना है द 7 नेसेसरी सिंस फॉर वीमेंस एंड गर्ल्स, पढ़ लेना भैया, बड़ी फेमस है। मतलब कुछ ऐसे पाप हैं जो गर्ल्स और महिलाओं को करने चाहिए। थोड़ा सा देखो ये सब पढ़ोगे ना, तो कुछ महिलाएं हैं वो थोड़ा सा हो सकता है कि वो रिवोल्यूशनरी हो जाएं, क्योंकि आप इसको समझने की कोशिश करो, ना कि उसको तुरंत एप्लीकेशन करो, उसको समझने की कोशिश करो कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पढ़ना ना, ऐसा मत कर देना कि जो है जैसे वो हमारी क्या नाम है, एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट हैं, इस समय नाम मुझे मिस कर रहा है, कुछ सारा करके है ना, सारा अहमद, उनकी आप पढ़िए, उनकी ओरिएंटलिज्म वगैरह पढ़िए ना, तो आप जो है लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो अब हम चलते हैं डायमेंशंस, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं। फेमिनिज्म कितने टाइप्स के हैं? अभी तो हमने वेव्स की बात कर ली, कैनन्स की बात कर ली ना, शुरुआत में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया पैट्रियार्की से लेकर के जो है इन सब के बारे में, फिर हमने कैनन की बात करी। अब हमारा अगला जो एस्पेक्ट है दैट इज डायमेंशंस एंड टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। क्या क्या डायमेंशंस हैं फेमिनिज्म के, है ना, या क्या क्या टाइप्स हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है लिबरल फेमिनिज्म। एक फेमिनिज्म था जो कि लिबरल था शुरुआती दौर में, अगर हम देखें तो लिबरल फेमिनिज्म, ये लोग क्या करते थे, इनका मानना था दे एडवोकेट्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट विद इन द करेंट पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। इस शुरुआत के लोग थे, इनका मानना था कि जो भी हमारा करंट का पॉलिटिकल लीगल सिस्टम है उसमें हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट मिले, ये इनकी मांग थी। इट फोकसेज ऑन लीगल रिफॉर्म्स, ये लीगल रिफॉर्म्स पर फोकस करते हैं कि नियम अलग अलग बनने चाहिए। एजुकेशनल एक्सेस, कहते हैं पढ़ाई लिखाई की पहुंच होनी चाहिए महिलाओं को। एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, इनका मेन फोकस था जेंडर इक्वालिटी, कि जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए ज्यादा एजुकेशनल एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ आना चाहिए, कि मतलब महिला पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी इन लोगों ने मांग किया, ऐसा कानून आना चाहिए। इसमें हमारी बेटी फ्रीडन और जॉन स्टुअर्ट मिल एंड मैरी वोलेंसक्रॉफ्ट, ये सब मेन फिगर है ना। स्टुअर्ट मिल आपको जब मिले होंगे, हमने बताया भी था कि आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और बेटी फ्रीडन, ये सब लोगों ने क्या किया, इन सब लोगों ने इसकी एडवोकेसी की, किसकी, ये सब लिबरल फेमिनिज्म वाले थे, लिबरल फेमिनिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। इनका मानना ये था दिस फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म हेल्प्ड इन एक्ट, इसने जब इन लोगों ने आवाज उठाई और मांग करी तो उससे रिफॉर्म क्या क्या हुए हैं, रिफॉर्म ये हुए हैं बच्चों कि इक्वल पे के बारे में बात हुई है, इक्वल पे लेजिस्लेशन आया ना, इक्वल पे, कि भैया इक्वल पे होना चाहिए। वोटिंग राइट्स मिले, वर्क प्लेस प्रोटेक्शन मिला, कि वर्क प्लेस पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब इनका ध्यान रखा जाएगा ना, बहुत सारे एक्ट नियम बने हुए हैं। However, it has been critiqued for focusing predominantly on the experiences of white middle class women। पीछे भी बताया था, इस पर आरोप लगता है कि केवल white middle class women पर फोकस करती है, इसलिए लोग इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहती है कि डीपर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, की थिंकर्स अगर हम देखें तो पीछे भी आपको बताया था, यहां पर एक नाम आपका ऐड हो गया, मेरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। उसके बाद बेटी फ्रीडन इनका है द फेमिनिन मिस्टीक, और जॉन स्टुअर्ट मिल है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, बहुत फेमस रचना है,
ये बहुत पहले ही आ गई थी 1869 में, ध्यान रखिएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 हमारे लिबरल फेमिनिज्म में आते हैं। अब भाई ये बड़े खतरनाक फेमिनिस्ट आए, रेडिकल फेमिनिस्ट। रेडिकल फेमिनिज्म क्या कहता है? ये तो शुरुआत ही यहीं से करता है, कहता है पैट्रियार्की एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इक्वालिटी। कहता है जितनी भी सोशल इनइक्वालिटी है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पैट्रियार्की है। ये कौन कहता है? रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं। एंड एम्स फॉर अ कंप्लीट रीऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी, और ये कहते हैं कि सोसाइटी को फिर से रीऑर्डर करना है। मतलब अगर ये ए सी उसके बाद एफ एच है तो कहते हैं नहीं, इसको रीऑर्डर करो, ए के बाद बी को ही ले आओ। सी क्यों ले आए? सी मेल है इसलिए ले आए? नहीं, बी मेल है तो फीमेल है उसको ले आइए, रीऑर्डर करिए सोसाइटी को। इट फोकसेस ऑन इश्यूज लाइक सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस पर ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। रिप्रोडक्टिव राइट्स की ना, रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी बात करते हैं। एंड जेंडर्ड पावर रिलेशन, ये कहते हैं जेंडर्ड पावर रिलेशन होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार सारी पावर केवल महिलाओं के पुरुषों के पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हमारे कुछ राइटर्स ने किया है तो ध्यान लीजिए। सुलामित फायरस्टोन पीछे आपको मिली भी थी, एंड एंड्रिया डॉर्किन आर्ग्यू दैट पैट्रियार्की प्रीडेट्स कैपिटलिज्म एंड इज इंट्रेंस्ड इन कल्चरल सोशल एंड इंटरपर्सनल डायनेमिक्स। कहते हैं पैट्रियार्की जो है ना, ये ऐसा नहीं है, पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों मिले हुए हैं, और ये क्या करते हैं? कल्चरली, सोशली और इंटरपर्सनली इनका एक डायनेमिक्स है जिसके थ्रू ये कंट्रोल करते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म जो है ये कहते हैं हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीमेन शेल्टर्स। इन लोगों ने क्या किया? वुमेन शेल्टर्स पर ध्यान दिया। रेप क्राइसिस सेंटर, इनकी ही मदद से रेप क्राइसिस सेंटर बने हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शसनेस रेजिंग ना, महिला जागरूकता जो चलता है ना, कॉन्शसनेस मतलब विमेन कॉन्शसनेस रेजिंग एक प्रकार से कह सकते हैं। ये शुरुआत करने वाले कौन थे? हमारे रेडिकल फेमिनिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, रेडिकल फेमिनिस्ट। इनमें हमने आपको बताया सुलामित फायरस्टोन महोदया की द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स है 1970 में, पीछे भी आपको मिला था। एंड्रिया डॉर्किन की है पोर्नोग्राफी, बहुत ही फेमस रचना है, मेन पजेजिंग वीमेन 1981 में, पोर्नोग्राफी मेन पजेजिंग वुमेन। और कैथरीन मैककिनन की है टूवर्ड फेमिनिस्ट थियरी ऑफ द स्टेट 1989। ये सब हमारी जो है कौन सी फेमिनिस्ट की है? रेडिकल। कौन सी है? रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा जो फेमिनिज्म है वो मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म है। ये ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म क्या कहती है? मार्क्सिस्ट ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म क्या कहती है? सोशलिस्ट ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म क्या कहती है? ये कहती है कि जेंडर इनइक्वालिटी टू कैपिटलिज्म। ये कहते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी है ना, ये कैपिटलिज्म की वजह से, एंड क्लास ऑपरेशन। और ये तो मार्क्सिस्ट जो हमेशा क्लास की बात करते थे और कैपिटल की बात करते थे। मार्क्सिस्ट जो फेमिनिस्ट थे वो आर्ग्यू दैट women's operation is rooted in the capitalist system that exploits both unpaid domestic labor and wage labor। कहते हैं कि ये इसकी जो सबसे बड़ी जो है ना रूट है, जो जड़ छिपी हुई है, वो कहाँ है? कैपिटलिस्ट सिस्टम में है। कहते हैं ये दोनों को एक्सप्लॉइट करती है, चाहे वो अनपेड डोमेस्टिक लेबर हो चाहे वेज लेबर हो, दोनों को ही एक्सप्लॉइट करती है। ये बात कहते हैं कौन? मार्क्सिस्ट जो लोग हैं, मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, ध्यान रखिएगा। इसमें फ्रेडरिक एंजल्स को आप जानते ही होंगे, मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों साथ साथ में वो करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इनकी रचना है फ्रेडरिक एंजल्स की। फैमिली की उत्पत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट में क्या रिलेशन है उसको इन्होंने बताया है। यहां पर ये क्या कहते हैं? ही ट्रेस्ड वीमेन सबऑर्डिनेशन टू द राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कह रहे हैं वीमेन को सबऑर्डिनेट कब से हुई है पता है? जब से प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम आया है, तब से उनका जो शोषण है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से वीमेन का सबऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, कुछ हद तक कहीं कहीं किसी एंगल पे ठीक भी लगता है ये बात कि बिल्कुल सही है। इनमें कौन कौन से थे? जैसे सिल्विया थी, सिल्विया फेडरिसी, इन द कैलिबन एंड द, बहुत फेमस है, एंड द विच, कैलिबन एंड द विच बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। यहां पे ये क्या करती हैं? कनेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म विद द कंट्रोल ऑफ वीमेन्स बॉडीज। हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म को कनेक्ट करती हैं कि हाँ, वीमेन की बॉडी पर कैसे ये कंट्रोल करती है, उसको कनेक्ट करती है। कौन? ये हमारी सिल्विया
फ्रेडरिसी, कौन सी बुक है उनकी? तो कैलिबन एंड द विच, 2004 में आई थी ये, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही फेमस बुक है। उसके बाद इसमें हमारे की थिंकर्स हैं कौन कौन से? तो फ्रेडरिक एंजल को हमने बता ही दिया, आप जानते हैं द ओरिजिन ऑफ द फैमिली 1884 में आई थी। उसके बाद सिल्विया फ्रेडरिसी को देख ही लिया, फ्रेडरिसी को, इनका कैलिबन एंड द विच 2004 में आई थी। एंड लाइस वोगेल, मार्क्सिज्म एंड द ऑपरेशन ऑफ वीमेन 1983। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं? ये हैं मार्क्सिस्ट, या इन्हीं को हम बोलते हैं सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। तो तीन हमारे हो गए, लिबरल हो गए, रेडिकल हो गए और मार्क्सिस्ट हो गए, ठीक है। अब आइए हम अगला देखते हैं, अगला हमारे पास कौन से हैं? तो नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म क्या है? कल्चरल फेमिनिज्म क्या एम्फसाइज करता है? कहता है कि द वैल्यू ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, क्वालिटीज एंड इथिक्स। कह रहे हैं वीमेन के एक्सपीरियंस, क्वालिटी और इथिक्स को भी वैल्यू दी जानी चाहिए ना, केवल मेल इथिक्स नहीं होनी चाहिए। लाइक नर्चरिंग, जैसे नर्चरिंग है ना, इसकी भी वैल्यू होनी चाहिए ना, हमारे यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इम्पैथी की कोई वैल्यू नहीं होती है। एंड कोऑपरेशन, जो हमारे घर में हमारी महिलाएं हमें देती हैं, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पैट्रियार्कल ट्रेट्स। तो ये इसकी मांग ये लोग करते हैं कल्चरल वाले। इट सेलिब्रेट्स फीमेल क्रिएटिविटी, ये कहते हैं कि फीमेल क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहिए एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस को ना, मतलब इन सब में भी उनका पार्टिसिपेशन जम करके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो अपने 2 घंटे जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हो और उनको जो है उसके तैयारियों में ही व्यस्त रखे हो, उनका भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका भी क्रिएटिव डेवलपमेंट होना चाहिए ना। चलिए, क्रिटिक्स आर्ग्यू इट्स रिस्क इसेंशियलिज्म, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक कहते हैं इससे जो इसेंशियलिज्म है ना, ये खतरे में आ जाएगा। द आइडिया दैट वीमेन आर नेचुरली डिफरेंट फ्रॉम मेन, इनका आइडिया है कि नेचुरली अगर देखें तो मेन जो है, वीमेन जो है वो मेन से अलग हैं, ये आइडिया है। हाउएवर इट आल्सो इन्फ्लुएंस द वीमेन्स स्पिरिचुअलिटी मूवमेंट एंड आर्ट, लेकिन फिर भी इसने क्या किया है, वीमेन जो है स्पिरिचुअलिटी मूवमेंट और आर्ट मूवमेंट को प्रभावित तो किया है, ऐसा नहीं है। हालांकि इसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ये कह करके कि मेल और फीमेल जो हैं दे आर नेचुरली डिफरेंट ना। चलिए, इसमें कुछ थिंकर्स हैं, तो जैसे कैरोल गिलिगैन है इन अ डिफरेंट वॉइस 1982, और मैरी डाली जाइन या इकोलॉजी 1978। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनकी फेम। अब हमारा अगला जो आता है, आजकल सब बहुत ज्यादा ये चल भी रहा है ना, इकोफेमिनिज्म। तो आइए देखते हैं इकोफेमिनिज्म क्या है। इकोफेमिनिज्म क्या है? ये एक्सप्लोर करता है लिंक बिटवीन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ वीमेन। ये कहते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और वीमेन के ऑपरेशन को जोड़ते हैं, कहते हैं दोनों का एक जैसा शोषण हो रहा है समाज में, बोथ ऑफ विच आर विव्ड एज आउटकम्स ऑफ पैट्रियार्कल एंड कैपिटलिस्ट डोमिनेशन। और दोनों जो है किसके परिणाम है? चाहे महिलाओं का शोषण है तो भी पैट्रियार्कल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का है, और इन्वायरमेंट जो आज खतरे में है हम देखते हैं वो भी किसकी वजह से है? यही हमारे कैपिटलिस्ट डोमिनेशन की वजह से है ना। अभी हैदराबाद वाला आप लोगों ने प्रकरण देखा होगा ना, जहां पर 4000 एकड़ कितने का जंगल जो है जलाया जा रहा है, उसका बड़ा विरोध हो रहा है ना। तो ये क्या है? कोई कैपिटलिस्ट होगा वही तो कर रहा होगा। हमारे आपके पास कहाँ है? हमारे पास आपके पास 2 पेड़ काटने के नहीं है। तो चलिए, इट एम्फसाइजेस सस्टेनेबिलिटी, ये कहती है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए भाई सबके लिए, हार्मनी होना चाहिए एंड इंटरकनेक्टेडनेस होना चाहिए, इस पर ज्यादा जोर देते हैं ये। इसमें जो हमारे कुछ फेमस राइटर हैं जैसे वंदना शिवा, ये काफी फेमस नाम याद रखिएगा, वंदना शिवा एंड कैरोलिन मर्चेंट, ये दोनों काफी फेमस हैं। इसमें इनका मानना ये है कि पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी जो है ये एक्सप्लॉयट करती है नेचर को भी और वीमेन को भी, ध्यान रखिएगा, नेचर को भी करती है और वीमेन को भी करती है। एंड कॉल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फेमिनिस्ट इन्वायरमेंटल जस्टिस, और कहते हैं कि भाई इको बैलेंस होना चाहिए और फेमिनिस्ट इन्वायरमेंटल जस्टिस होनी चाहिए ना। जस्टिस जो है फेमिनिस्ट इन्वायरमेंट की तरह से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्टिस जो है वो केवल पैट्रियार्कल के हिसाब से हो। तो ये हमारा इको फेमिनिज्म था। नाम आपको बता ही दिया, वंदना शिवा की स्टेइंग अलाइव 1988 में आई थी, एंड कैरोलिन मर्चेंट की द डेथ ऑफ द नेचर 1980 में। ये हमारा इको फेमिनिज्म में हम इनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, गॉट इट, इतना आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा बच्चों पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म क्या है।
देखिए ये केवल नाम दे दिया गया है। दिस स्टैंड, ये इस जो विचारधारा के लोग थे ना, क्रिटिक्स इसेंशियलिस्ट नोशंस ऑफ आइडेंटिटी एंड आर्ग्यूज दैट, ये जो इसेंशियलिस्ट का नोशन ऑफ आइडेंटिटी है ना कि मेल है फीमेल है, ये तो एसेंशियल है ना, उसको ये लोग इग्नोर करते हैं। कहते हैं फोकसेज ऑन दैट जेंडर सेक्स एंड पावर आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। आपको पढ़ा भी चुका हूं, हमने हेजिमोनिक डिस्कोर्स भी पढ़ाया है। कह रहे हैं जेंडर सेक्स और पावर ना, ये सब कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, थ्रू लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स, लैंग्वेज और डिस्कोर्स से कंस्ट्रक्ट होता है ये सब। इट एम्ब्रेसेस एम्बिग्यूटी, फ्लूडिटी एंड मल्टीपल ट्रूथ्स। इसमें ये लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो इंक्लूड करते हैं एम्बिग्यूटी को, फ्लूडिटी को और मल्टीपल ट्रूथ्स को। कहते हैं कि एक चीज के कई सारे ट्रूथ्स हो सकते हैं ना, उसकी बात करते हैं। इसमें कौन आता है, तो आप देखेंगे वही 80s वाले हमारे जूडिथ बटलर के आइडिया ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। आप देखेंगे जेंडर परफॉर्मेटिविटी जो है ये किसने दिया, जूडिथ बटलर ने। इनकी जो बुक आपको पीछे हमने बताई थी। एंड लूस इर्गाग्रे की है फोकस ऑन लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक ऑर्डर। ये दो इनकी दो लोग हैं मेन। इसमें किसमें आते हैं, पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो फेमिनिज्म है उसमें आते हैं। ठीक है, चलिए इनमें की थिंकर्स में आपको देख लीजिए, जूडिथ बटलर की बॉडीज दैट मैटर 1993, और लूस इरिगैरे जो है इनकी है द सेक्स विच इज नॉट वन, ये 1977। ये हमारी किस में आती है, पोस्ट मॉडर्न या जिसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं, उसमें ये लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है ब्लैक फेमिनिज्म या जिसको हम बोलते हैं ओमेनिज्म। आइए ये क्या है, ब्लैक फेमिनिज्म क्या था। ये लोग कहते हैं कि दे फोकसेज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ रेस। कह रहे हैं रेस के हिसाब से भी हमें अलग करना चाहिए, जेंडर और क्लास के हिसाब से। इनका कहना है, आर्गुइंग दैट मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म ऑफन इग्नोर्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन ऑफ कलर। कह रहे हैं जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है ना, पीछे मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ये क्या है, ये प्रायः वुमेन ऑफ कलर जो है ना उनके एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर देते हैं। मतलब उनकी जो एग्नीज हैं, उनकी जो सफरिंग्स हैं, उसको ये लोग नहीं दिखाते हैं, तो उसका ये लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये कहते हैं, इसमें सबसे फेमस हमारी एलिस वॉकर बहुत ही फेमस है, इनकी रचनाएं तो भाई बहुत ही फेमस हैं। ये क्वाइन द टर्म ओमनिज्म, इन्होंने एक टर्म क्वाइन किया जिसको नाम दिया ओमनिज्म। ओमनिज्म क्या था, टू रिप्रेजेंट द यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ब्लैक वुमेन। ब्लैक वुमेन की एक यूनिक कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म दिया वुमनिज्म। बहुत ही फेमस टर्म है, ध्यान रखिएगा किसने कॉइन किया, तो एलिस वॉकर ने। ठीक है, बेल हुक्स इसी कैटेगरी में आती हैं। एंड ऑड्रे लॉर्ड जो है, इन लोगों ने रेसिज्म को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है विद इन फेमिनिज्म। मतलब फेमिनिज्म में जो रेसिज्म है ना, कि मतलब केवल व्हाइट लोगों की सफरिंग है, ब्लैक की नहीं, इसको क्रिटिसाइज किया इन लोगों ने। एंड ब्रॉट अटेंशन टू इश्यूज लाइक पुलिस ब्रुटैलिटी। और जो पुलिस ब्रुटैलिटी करती है ना, व्हाइट लोगों को, गोरे चित्तों को देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएंगे, और जो बेचारे थोड़ा सा कलर वाले हैं उनके खिलाफ ब्रुटैलिटी, रेशियल स्टेरियोटाइपिंग, मतलब अपर क्लास का है तो लोअर का है, तो समझ ही रहे हैं। एंड कल्चरल इनविजिबिलिटी ना, और कल्चरल इनविजिबिलिटी को भी कहते हैं, इस पर ये लोग अटेंशन कहते हैं, इसका भी अटेंशन हमें देने की जरूरत है। ये किसकी मांग थी, ये ब्लैक फेमिनिस्ट थे हमारे। ब्लैक फेमिनिस्ट में सबसे फेमस हमारे बेल हुक्स और एलिस वॉकर, दो लोग हैं ना। बेल हुक्स की आप देखेंगे तो इनकी बेल हुक्स की हमारी जो है एंट आई ऑफ वुमेन, पीछे भी हमने आपको बताया था। और उसके बाद ऑड्रे लॉर्ड भी हैं, ये सिस्टर आउटसाइडर 1984, और एलिस वॉकर इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स, बहुत ही फेमस है 1983। ध्यान रखिएगा, तो ये हमारे किस में आते हैं, ब्लैक फेमिनिस्ट में ना, ब्लैक फेमिनिस्ट में। चलिए अब अगला हमारा टर्म है और लास्ट टर्म हमारा जो है आज का, और यहाँ पे क्लास फिर एंड होगी, फिर हम अगला आपके लिए लेके आएंगे। ये है हमारा ट्रांस फेमिनिज्म। ट्रांस फेमिनिज्म क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। ट्रांस समझ ही रहे हैं, ट्रांस का मतलब होता है कई, जिसमें हो जाते हैं ना। इज एन इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म दैट इनकॉर्पोरेट्स, ये अपने अंदर बहुत सारे लोगों को शामिल करता है, जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स को शामिल करता है। क्रिटिक्स ऑफ सिनॉर्मेटिविटी कर रहे हैं, सिसनॉर्मेटिविटी जो होती है ना उसकी आलोचना करते हैं, और एडवोकेट करते हैं कि इसलिए बॉडीली ऑटोनॉमी, कहते हैं हर एक बॉडी की अपनी ऑटोनॉमी है ना, स्वायत्त है, स्वयं में कंप्लीट है ना, उसको किसी के सब्जुगेशन की, किसी के सबऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। जेंडर फ्लूडिटी की बात करते हैं ना, कि जेंडर फ्लूडिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं एक पर रिजिड नहीं होना चाहिए। एंड इंटरसेक्शनल जस्टिस की बात करते हैं, कि हर एक सेक्शन की अपनी अपनी जस्टिस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जूलिया सेरानो
की एक बुक है जिसका नाम है वीपिंग गर्ल 2007 में। इसमें ये एक्सप्लोर करते हैं हाउ ट्रांस वुमेन एक्सपीरियंस बोथ सेक्सिज्म एंड ट्रांसफोबिया ना। ट्रांस वुमेन जो होती हैं वो सेक्सिज्म का सामना तो करती ही हैं भाई, आप देखते ही हैं सोसाइटी में, और साथ साथ में ट्रांसफोबिया का भी सामना उनको करना पड़ता है ना। ठीक है। ट्रांसफेमिनिज्म एम्फसाइजेज सॉलिडेरिटी अमंग ऑल मार्जिनलाइज्ड जेंडर आइडेंटिटीज। कह रहे हैं जितनी मार्जिनलाइज्ड जेंडर आइडेंटिटीज है ना, जैसे हम एलजीबीटीक्यू जिसकी बात करते हैं, एलजीबीटीक्यू प्लस की बात करते हैं, तो जो मार्जिनलाइज्ड हमारी सेक्शन है, जेंडर आइडेंटिटीज है ना, इनके बारे में बात कौन करता है, तो ट्रांसफेमिनिज्म बात करता है इनके बारे में। ठीक है। इनमें की थिंकर्स कौन कौन से हैं, तो जूलिया सेरानो जो है, ये है वीपिंग गर्ल 2007। सुजान स्ट्राइकर हैं, इनका नाम ट्रांसजेंडर हिस्ट्री 2008। तो ये कुछ है रचनाएं हैं जो आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे आकर के हमारी ये क्लास जो है आज की समाप्त होती है। फेमिनिज्म जो है हमारा समाप्त हो जाएगा क्लास 2। अब हम साइको एनालिसिस आपके लिए या जो है कोई दूसरी क्लास जो भी होगी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट किया करिए, उसको दूसरे तरीके से पढ़ाया जाएगा, लेकिन ध्यान से इसको पढ़िए सब लोग। ठीक है। तो ट्रांस फेमिनिज्म आप पढ़ लीजिएगा, ब्लैक फेमिनिज्म जो है एलिस वॉकर को जरूर पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने टर्म कॉइन किया था वुमेनिस्ट। और उसके बाद आप पोस्ट मॉडर्न में आप जो है जूडिथ बटलर को देख लीजिएगा, लूसी ग्रेरी को देख लीजिएगा, और उसके बाद इको फेमिनिज्म में हमारी वंदना शिवा हैं, इनको देख लीजिएगा, और कैरोलिन मर्चेंट हैं, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद कल्चरल फेमिनिज्म में हमारे जो है कैरोल गिलिगैन हैं और मेरी डेली हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर हमारे मार्क्सिस्ट में आपको पता ही है, मार्क्सिस्ट के फेमस हमारे फ्रेडरिक एंजल हैं, और उसके बाद सिल्विया फ्रेडेसी हैं, इनको देख लीजिएगा। देन वी हैव रेडिकल, रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल में आपके मिल जाएंगी एंड्रिया डॉर्किन और सुलामित फायरस्टोन मिल जाएंगी, कैथरीन मैकिगन भी मिल जाएंगी, इनको पढ़ लीजिएगा। देन लिबरल में आपको तो बहुत सारे मिल ही गए पहले से, बेटी फ्रीडन है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात करें जो है हमारे जो वेव्स की बात करें, फोर्थ वेव में हमने आपको बताया तराना वर्ग का जो हैशटैग मी टू मूवमेंट जो था वो था। चिमामांडा नगोजी की जो है वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट जो है ये काफ़ी फेमस है, 2014 में आई थी। रोक्साना गे की बैड फेमिनिस्ट 2014 में आई थी। ये हमारे फोर्थ जो है वेब फेमिनिज्म की है ना, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने बात की है। उसके बाद थर्ड वेब में आप देखेंगे तो हमारी जूडिथ बटलर की आती है जेंडर ट्रबल, बेल हुक्स की फेमिनिस्ट थियरी आती है फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर। ये रेबेका वॉकर बहुत फेमस है, बिगिनिंग द थर्ड वेव, जहां पर थर्ड वेव इन्होंने क्वाइन किया है टर्म, रेबेका वॉकर ने ना। उसके बाद हमारे थर्ड वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म में आप देखें तो साइमन डिबुआ जिनकी द सेकंड सेक्स बहुत ही फेमस है, बेटी फ्रीडन की द फेमिनिन मिस्टिक है 1963 में, एंड जर्मन ग्रियर की है फीमेल यूनक, और सुलामित फायरस्टोन इनकी है। चलिए सेकंड वेव ये हमारा हो गया। फर्स्ट वेव में आपको पता ही है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट है, और उसके बाद एलिजाबेथ कैडी सेंटन, सोजोर्नर ट्रुथ, इनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा। और वोटिंग राइट्स, लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स की जो बात करी थी उसको देख लीजिएगा फर्स्ट वेब फेमिनिज्म में। ठीक है। तो यहाँ से आकर के हमारा आज का जो क्लास है ये समाप्त होता है। तो चलिए अगली क्लास हम आपके लिए लेके कल आएंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो सी यू अगेन टुमारो, कल फिर से आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप शेयरिंग एंड लाइक द वीडियो। ओके।